12-13 की बात कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, नंबर 19 इसमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रेवेन्यू भी दिया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ग्रॉस मार्जिन का फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपके पास 42,700 डिवाइड बाय सेल्स 1,63,000 इनटू 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज में ग्रॉस मार्जिन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 16,500, सेल्स दी हुई है 1,63,000। 16,500 को डिवाइड करेंगे 1,63,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंटेज में आपका प्रॉफिट मार्जिन का आंसर आ जाएगा। ओके हो गया जी। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट को, रेवेन्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, दोनों को ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है। 17,800 प्लस 19,600 डिवाइड बाय 2, कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड कर देंगे, टाइम्स में आपका आंसर आ जाएगा, टाइम्स में। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम थी। करंट रेशियो का फार्मूला है जी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन से हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 19,600 प्लस 15,900 प्लस 2,700, दैट विल बी योर करंट एसेट्स। डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, एक ही करंट लायबिलिटी है ट्रेड पेबल्स की 10,700, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर लिखेंगे 2:1, 1.9:1 की सूरत में। सर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इसने सारी चीजें स्टेट की हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सारी प्रॉफिट दिया हुआ है। सर अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है सर, इसमें उसने प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, इस तरह होता इसमें है, उसने ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ। अब 10 पे आऊं जी सर चेक करें सर, इस पे कैसे किस तरह मुझसे फाइंड करेंगे सर जी। तो नंबर 18-23 का सवाल है, कैश सेल्स दी हुई है, क्रेडिट सेल्स दी हुई है आपको, और परचेजेस है, परचेज रिटर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो क्या करेंगे, सेल्स में सेल्स आपको टोटल सेल्स निकालेंगे कैश और क्रेडिट सेल्स ऐड करके, फिर ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे तो आपका जीपी आ जाएगा, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जी समझ आ गई? ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया। हाँ जी, मुश्किल नहीं है, इजी है, कोई ट्रबल नहीं है इसमें, बहुत आसान है। आगे नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन में 13 है, वो भी हम कर लेंगे। 14 पे आ जाते हैं जी, निकालें 14 क्वेश्चन सामने अपने। मई जून 17-22 का इसको मैं सॉल्व करता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी है, कैश इन हैंड है, करंट एसेट है, इन्वेंट्री एट 1 मई 2016। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको नहीं दी हुई क्वेश्चन में, इन्वेंट्री एट 30 अप्रैल 2017, क्लोजिंग दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग नहीं दी हुई, परचेजेस दी हुई है, रेवेन्यू दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं। 40% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, ऑल रिमेनिंग सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। लेट्स सी कि हमारे पास रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 10,425,000। 10,425,000 का 40% जो है वो उसने बताया है कि आपकी जो है वो कैश सेल्स है। 40% कह रहे जी 10,425,000, उसका 40% वो कह रहा है कि कैश सेल्स में, जो बाकी रिमेनिंग आएगा वो क्रेडिट सेल्स में। तो निकाल लें, माइनस कितना आता है जी 40% इसका, ये आपका आता है जी 4,17,000, या माइनस कर देंगे, बाकी जो आपका आ जाएगा वो आपकी आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स। 62 6255,000, ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई हैं।
ये आपकी कैश सेल्स, ये हमने फाइंड कर ली है, क्रेडिट सेल्स भी फाइंड कर ली है, कैश सेल्स भी फाइंड कर ली है। आगे नेक्स्ट से कहते हैं जी ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट, ओके द ग्रॉस मार्जिन ऑन सेल्स वाज 20%। जीपी जो है वो सेल्स का 20% है, तो जीपी जो है वो निकाल लेते हैं हम। सेल्स हमें पहले पता है कितनी है 1042,500, इसका 20% जो है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। 1042,500 का 20% निकाल लेते हैं, आपका आ जाएगा 208500। ठीक है जी, ये आपका जीपी आ गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, The trade payable turnover ratio in days दी हुई आपको 54.75 days, 2 decimal places. State 2 limitations of using ratio analysis to analyze the performance of the business. तो ratios की limitations क्या होती हैं जी? It is based on historic data. ठीक है जी, if calculation can go wrong, the results may be misleading. और historic data की base करता है, it does not tell us anything about the future. फिर different accounting procedures are adopted by different businesses, so it is difficult to compare them. So different businesses have different sizes and different in nature, they cannot be compared easily. Comparison करना जो है वो मुश्किल होता है उनका आपस में। तो ये है issues की limitations जो है वो है। ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे से कुछ नहीं बताते, मैंने बताया फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताते। उसने आगे नेक्स्ट कैलकुलेट द करंट रेशियो 2 डेसिमल प्लेसेस। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। उसके लिए हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री भी दी हुई है, कैश इन हैंड भी दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, लेकिन आपके पास ट्रेड पेबल्स नहीं। ट्रेड पेबल्स आपको जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे, तो वो हम फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको अभी क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला हमारा होता है, क्योंकि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दी हुई है। ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस पेबल रेशियो का फार्मूला होता है ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर व्हिच इज 365। ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दी हुई है आपकी 54.75। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है ट्रेड पेबल ओवर क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। सर कैसे निकाला आपने? ये दिया है the trade payable turnover days for the year ended 30th April was 54.75। ठीक है, दी हुई उसने, और क्रेडिट परचेजेस भी दी हुई है आपको। वो कितने की हैं? 8,60,000 की। उसने कहा है ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट, तो 8,60,000 की क्रेडिट परचेजेस दी हुई है आपको। इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 54.75 है, क्रेडिट परचेज आपकी 8,60,000 है इंटू 365। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ट्रेड पेबल्स यानी कि 8,60,000 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, और 365 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल्स। सॉल्व कर लेता हूं मैं। 8,60,000 इंटू 54.75 डिवाइडेड बाय 365, 1,29,000 आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स। 1,29,000 इज योर ट्रेड पेबल्स जो मैंने कैलकुलेट करी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या मांगता है जी? करंट रेशियो मांगता है। करंट रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा क्या होता है जी? करंट एसेट्स, सॉरी मैं लिख लूं, रेशियो का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सारी बात है, फॉर्मूले तो आपको डेफिनेटली याद करने हैं। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जी, तो करंट एसेट्स हम देखते हैं कितने के हैं। देखिए क्वेश्चन में करंट एसेट्स आपको दी हुई इन्वेंट्री है 1,52,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके
31275 के, और कैश इन हैंड है 1725 का, इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ जाएंगे 1,85,000 की। कैसे निकालने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,52,000, 1,52,000 प्लस 31275 ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश इन हैंड 1725, तो आपके आ जाएंगे 1,85,000 करंट एसेट्स। डिवाइड कर देंगे इसको हम करंट लायबिलिटीज से। करंट लायबिलिटीज कितनी है जी, वो क्वेश्चन में देख लेते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारी दी ही नहीं हुई, हमने खुद निकाली है एक ही, वो क्या थी, ट्रेड पेबल्स, हमने खुद फाइंड की है, वो है 1,29,000 की। असल में फाइंड इसलिए की थी कि हमने करंट रेशो में वैल्यूज पुट करके सवाल सॉल्व करना था। तो इसको हम 1,85,000 को डिवाइड कर देंगे 1,29,000 से, तो आपका करंट रेशो का आंसर आ जाएगा जो कि आता है 1.43:1। It is not that good because best ratio is 2:1 is the best ratio, but it is not that bad also. So we are not able to make payment to our current obligations. Liquidity position is not good. आगे क्या पूछ रहा है जी, कैलकुलेट द करंट रेशियो के बाद कहता है कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हम पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। लिक्विड रेशियो इक्वल टू होती है जी करंट एसेट्स माइनस, इसमें से हम कर देते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, इसमें से करंट एसेट्स में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं। और डिवाइड आप कर देंगे दोबारा इससे करंट लायबिलिटी से, तो आपकी लिक्विड रेशियो का फार्मूला जो है वो बन जाता है। तो करंट एसेट्स आपको पता है कितने ऊपर निकाले में है ना आपने, 1,85,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें दी हुई है ऊपर। क्लोजिंग इन्वेंट्री लगी आपकी कितनी, 1,52,000, 1,52,000 की, इसमें से माइनस कर देते हैं और इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज के साथ, जो कि ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1,29,000। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका लिक्विड रेशियो का 1,85,000 डिवाइड बाय 152,000, 33,000 आता है डिवाइड बाय 1,29,000, ये आपकी आएगी 0.26:1, बहुत ही कम है। ये होनी चाहिए आपकी बेसिकली कितनी, 1:1 होनी चाहिए, हमारी आ रही है 0.26:1, which is not good at all। आपकी लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। बाद में पूछ रहे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फार्मूला कैलकुलेट करके बताएं, ये पूछ रहा है, मैं बता दिखाता हूँ। ये देखिए, कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर इन टाइम्स, डेज में नहीं पूछ रहा, टाइम्स में पूछ रहा है। जब टाइम्स में आप निकालेंगे उसका फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। जी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है जी हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने शायद नहीं निकाली, अभी निकाल लेते हैं सवाल में से ही। अच्छा, हमें सेल्स दी हुई है और कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के लिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में नहीं दी हुई है। ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं पता ना, मैं एवरेज इन्वेंटरी तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है, जीपी मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है 20%, हमने जीपी फाइंड कर लिया हुआ है। देखें इधर जीपी कितना है 208500, तो इसमें से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर सकते हैं ना आराम से। कैसे भला यार, ये देखो ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो क्या हो जाएगी, सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितनी है 1042500, माइनस कर देंगे इसमें से हम जीपी
208500, तो आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 1085, सॉरी 1042500 माइनस 208500, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएंगी 8,34,000। ये मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली यहाँ से इस तरीके से फाइंड, सेल्स में से जीपी माइनस कर दिए, डेफिनेटली मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे, सारी बात। अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री क्योंकि नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे डेफिनेटली फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मैंने निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आई है, वहां से मैं सबसे पहले फाइंड कर लूंगा अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री। कैसे देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है उसका दूसरा फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, बराबर होती है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे पता चल गई है, अभी मैंने फाइंड कर ली है 8,34,000, और ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे नहीं पता, परचेजेस भी हमें पता है, we have given purchases in the question, परचेजेस कितने की, 8,60,000 की, तो 8,60,000 की परचेज आ जाएंगी, माइनस इसमें से हम कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी दी हुई है 1,52,000 की, 1,52,000। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आसानी के साथ आ जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, या यूं कह लें कि हमने वो फाइंड करनी है। कैसे हमारी आ जाएगी, 8,34,000 माइनस 8,60,000, वहां जाके हो जाएगा ना, और ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस हो जाएगी 1,52,000। आपका ओपनिंग इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 8,34,000 माइनस 8,60,000 प्लस 1,52,000, तो 1,26,000 आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है तो आप एवरेज इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री आपको चाहिए थी ना असल में फॉर्मूला पुट करने के लिए, हमने निकालना है किसका फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, कर लेंगे फॉर्मूला, इजीली निकल आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है 1,26,000, प्लस कर देंगे हम 1,29,000, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरे पास इजीली एवरेज इन्वेंट्री का आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था 1,26,000 प्लस 1,29,000 डिवाइड बाय 2, तो 1,27,500 मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। नाउ आई कैन पुट दिस इन दिस फार्मूला बिकॉज आई नो दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स is 8,34,000 which you have calculated already, and average inventory is 1,27,500, so I can easily find the rate of inventory turnover ratio in times, और ये आपका आता है 6.54 times, तो इसको 6.54, और आगे इसका मैंने बताया था कि टाइम्स में लिखते हैं, तो टाइम्स में ही लिखूंगा मैं। ये बताता है कि आपको कि in how many times in a year you are able to sell your inventory, convert your inventory into sales, how quickly you are able to sell your inventory, ये बताता है आपको 6 times आप साल में इन्वेंट्री को सेल आउट कर देते हैं। ये हमने इसको सॉल्व किया है। आप देखते हैं क्वेश्चन में और क्या रिक्वायरमेंट है इसके अलावा। टर्नओवर रेशियो भी निकाल लिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी Wiggins wishes to expand his business by taking a bank loan of 30,000 repayable over 5 years. Advise Wiggins whether or not he should take the loan. Justify your answer. बैंक लोन वो लेना चाह रहा है 30,000 का, कहता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कहते हैं कि बताएं कि उसको बैंक लोन जो है वो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिपेंड्स ऑन द बैंक लोन, द इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन।
If the interest on the bank loan is not that big, then it means that interest cost which has to be paid on the bank loan will not be a heavier amount and it will not disturb the profit. तो प्रॉफिट पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा. दूसरा, we are in need of bank loan because the company's liquidity position is not good. Inventory turnover ratio is also fair, but the liquidity ratio and the current ratio is not good. Company is in need of cash. कंपनी के liquid resources बड़े slow हैं क्योंकि कंपनी के पास, company is not able to convert its inventory very quickly into sales. तो ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री कंपनी के पास कम है, कैश इन हैंड कंपनी के पास बहुत कम है, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट है कंपनी के पास पड़ा हुआ. तो यार मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज में सॉल्व करते वक्त नहीं लिया मेरे ख्याल में, करंट रेशियो निकालते वक्त इसमें गलती हो गई है. यहाँ पे करंट रेशियो में मैंने सिर्फ ट्रेड पेबल्स नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी आना था, ये 19,000 वाला, ठीक है ना. ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी था ना 19,000 का, वो मैंने वहां पे नहीं लिया. तो लेट मी टेक इट नाउ. यानी ये जो अमाउंट है ना, ये फर्क हो जाएगी क्योंकि ट्रेड पेबल सिर्फ 1,29,000 की नहीं है, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट में ओमिट कर गया हूँ, वो भी था. तो थोड़ी सी अमाउंट में ये चेंज आएगा, बाकी सही है, बाकी चीजें ओके हैं, इनमें थोड़ा चेंज आएगा. 1,29,000 प्लस 19,000, वो रेशो 1,48,000 आती है करंट लायबिलिटीज आपकी, और कम हो जाएगी 1,48,000, 185,000. बैंक ओवरड्राफ्ट भी था ना सर में, राइट. 1,48,000 तो 1.25 रेशो का और डिक्रीज कर गई है. लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की और डिक्रीज कर गई, अच्छी नहीं है, तो कंपनी ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी है. और कंपनी बैंक लोन लेती है तो उससे करंट रेशियो पर या लिक्विड रेशियो पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपको पता है कि वो आपकी क्या बोला नॉन करंट लायबिलिटी होती है, उससे करंट रेशियो पर तो इम्पैक्ट नहीं आएगा. लेकिन ये है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है. तो कोई बात नहीं, कम हो जाए प्रॉफिटेबिलिटी. ये 0.22 रेशो 1 है, ये बहुत ही पुअर है. तो कंपनी को चाहिए कि वो लोन ले ले. ये 0.22 रेशो 1 आ रही है, इसको करेक्ट कर लें. ये मैंने एडवाइस भी बता दिया आपको, एडवाइस कैसे करना है आपने, इसको करेक्ट कर लें. Company's liquidity position is not good because the best ratio is 2:1 and the liquid ratio should be 1:1. लेकिन तुम्हारी तो 1.25 ratio 1 आ रही है और 0.22 ratio 1 आ रही है, तो company is not able to pay back its current obligations. Company finds it difficult to pay back the current obligation. तो अगर कंपनी लॉन्ग टर्म बैंक लोन लेती है तो मे बी अगर इसको बैंक लोन अच्छी फिक्स कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है तो कंपनी शुड गो फॉर इट, सो दैट द लिक्विडिटी पोजीशन शुड बी अ बेटर वन, और कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके आसानी के साथ, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पे ऑफ कर सके. ये उसके क्वेश्चन में हमने कहा है, पूछा है बल्कि. रीपेबल ओवर 5 years है ना, देखा 5 साल बाद पे करना. जस्टिफाई हम कर देंगे आंसर को, अपने 4 नंबर का ही सवाल था. नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन 15. ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको. ऑल गुड्स वाज सोल्ड टू अचीव 20% ग्रॉस मार्जिन. कैश सेल्स वर 18,575. ऑल अदर सेल्स वर ऑन क्रेडिट बेसिस. ऑल परचेजेस वर ऑन क्रेडिट बेसिस. ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए, ट्रेड पेबल्स दिए हुए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो भी आपको क्वेश्चन में उसने जो है वो दी हुई है. लेकिन आप गौर करें तो क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई, वो हम फाइंड कर लेंगे. पिछले क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई थी, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई, तो कोई से मसला नहीं. सबसे पहले वो क्वेश्चन में कहता है कि क्रिएट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को निकालना बड़ा आसान होता है, आपको पता है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो सेल्स चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स. जीपी को यूज करेंगे आप. देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको. देखिए आपको जीपी मार्जिन दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी हुई है, एक ही बात है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है इज इक्वल टू 20%.
ठीक है जी। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा मार्जिन में दिया है 20% है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स जो है वो हमारा कितने परसेंट है, दैट इज इक्वल टू 20%। ठीक है ना। अब अगर हम देखें सवाल में और करें क्वेश्चन में दोबारा, तो जीपी उसने दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 37150, तो जीपी उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 37150, हम जीपी यहाँ पुट कर लेंगे 37150 डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 20%। तो सेल्स हम फाइंड कर लेंगे कैसे, सेल्स दूसरी तरफ चले जाएगा, 37150 को डिवाइड कर देंगे आप 20% से, तो आपका सेल्स आपके पास आ जाएंगे, इट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स आप फाइंड कर लेंगे आसानी के साथ, सेल्स बराबर किसके हैं 37150 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आ जाएगा 185750, ये आपकी सेल्स आ गई। अब इसमें से क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी आपकी, बहुत ही आसान है, क्रेडिट सेल्स आपकी आ जाएंगी सेल्स माइनस कैश सेल्स, सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर देंगे तो आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी ना। सर कैश सेल्स कहाँ से आएंगी, कैश सेल्स बेटा क्वेश्चन में दिए हैं, हम क्रेडिट सेल्स फाइंड कर लेंगे, सेल्स है 185750, इसमें से माइनस कर देंगे आप 18575, यू विल गेट योर क्रेडिट सेल्स, जो कि सर कैश सेल्स कहाँ से आएंगे, ये देखेंगे हमने टोटल सेल्स क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स निकाली थी 185750 और कैश सेल्स कितनी है 18575, बाकी सेल्स कौन सी हैं क्रेडिट पे, तो मैंने टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दी, तो मेरे पास डेफिनेटली क्रेडिट सेल्स जो है वो आ जाएंगी, यानी 185,750 माइनस 18575, यू विल गेट योर क्रेडिट सेल्स, जो कि आपकी आ जाएंगी 167,175। अब आप फॉर्मूला पुट कर लेंगे, कौन से वाला, वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, क्योंकि उसने निकालने को कहा है ना हमें, उसने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने को कहा है, ट्रेड रिसीवेबल निकालने को कहा है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर, जो कि नॉर्मली हम कितने लेते हैं 365, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे हम, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो उसने क्या निकाले, तो ट्रेड रिसीवेबल हम देखते हैं हमें कितने दिए हुए कि नहीं दिए हुए, ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हमें कितने हैं 16,500 की 4 पॉइंट में, 16,500 के ट्रेड रिसीवेबल्स क्वेश्चन में आपको दिए हुए, 16,500 ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स आपकी हैं 167,175 और मल्टीप्लाई बाय 365 आप कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, और वो आंसर हम डेज में लिखेंगे क्योंकि हमने डेज में ही निकालना है, 16,500 डिवाइडेड 167,175 into 365, ये 36 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको, इसको सारी बात है, क्योंकि डेज यानी 36 दिनों में यू आर एबल टू कलेक्ट योर मनी फ्रॉम योर ट्रेड रिसीवेबल्स, यू आर एबल टू कलेक्ट, business will be able to collect trade receivables, collect money from the trade receivables within 36 days। आगे कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने फाइंड करनी है और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी निकालने को क्वेश्चन में कह रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड करेंगे, सेल्स हम निकाल चुके हैं, सेल्स में से सबसे पहले ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स दिए हैं ना आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपको दी हुई, इसका फार्मूला होता है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो हम निकाल लेंगे, वहां से हम फिर एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो फाइंड हो जाएगी इस फार्मूले से, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। टाइम खत्म हो रहा है क्योंकि मैं चाहूंगा कि अब ये बाकी सवाल आप घर में खुद कर लें, ध्यान देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो ये फार्मूला होता है, और उसने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दी हुई 5 टाइम्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आप निकाल लेंगे सेल्स माइनस जीपी से,
पुट करेंगे तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। और एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है तो यहाँ से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड हो जाएगी आसानी के साथ। दूसरे क्वेश्चन में जो है वो हम सेल्स जो हमने निकाली थी 185,750, उसमें से जीपी माइनस कर देना -37150, और फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी 148, यानी ये जो है ना 148,600 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। तो एवरेज इन्वेंट्री आप फाइंड कर लेंगे 148,600 डिवाइडेड बाय 5, 29720 आपकी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। इसको आप पुट कर देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री 25,200 की दी हुई है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज इन्वेंट्री हमें पता है, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 29720 की। यहाँ से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर लेंगे। 29720 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस कर देंगे उसमें से 25,200, तो आपकी क्लोजिंग